यह किताब एक तरह की शांत, गहरी बातचीत की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी किसी बहुत समझदार लेकिन बहुत ही सरल दोस्त के साथ कार में बैठे हैं। बाहर बारिश हो रही है और आप अपनी जिंदगी की टेंशन उसके सामने खोलकर रख रहे हैं। किताब में भी यही होता है। गौरी गोपाल दास एक कार जर्नी के बहाने अपने एक पुराने दोस्त से बात करते हैं, जो बाहर से बहुत सफल है लेकिन अंदर से उलझा हुआ और परेशान है। इसी बातचीत के अंदर से यह किताब बनती है। इस किताब से आपको यह समझ आता है कि काम, रिश्ते, पैसा, नाम और अंदर की शांति, इन सबको एक साथ कैसे संभाला जा सकता है बिना थककर टूटे हुए। लेखक का मुख्य संदेश बहुत साफ है। वह कहते हैं कि जिंदगी को सही तरह से जीना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक संतुलन है। वह बताते हैं कि अगर जिंदगी के अलग अलग हिस्सों को हम एक साथ नहीं संभालते तो हम बाहर से कितने भी सफल हो जाएं, अंदर से खालीपन और बेचैनी रहेगी। उनका दावा यह नहीं है कि वह आपको रातों रात अमीर बना देंगे या कोई सुपर पावर दे देंगे। उनका असली मकसद यह है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे लेकिन ईमानदार बदलाव कर सकें, जिससे आपको शांति, खुशी और दिशा मिल सके। किताब की पूरी कहानी एक साधु और एक कॉरपोरेट प्रोफेशनल की बातचीत पर चलती है। साधु हैं खुद गौरी गोपाल दास और प्रोफेशनल हैं उनके दोस्त जो कार चला रहे हैं, जिनका नाम है हैरी। हैरी के पास पैसा है, अच्छी जॉब है, बड़ा घर है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है, परिवार से दूरी है, काम का तनाव है और अंदर से वह टूट रहा है। वह बाहर से मुस्कुरा रहा है, अंदर से रो रहा है। यह सेटअप जानबूझकर ऐसा रखा गया है ताकि आप खुद को इस कहानी में देख सकें। हर किसी की जिंदगी में किसी न किसी लेवल पर ऐसी उलझनें होती हैं। लेखक जिंदगी को एक कार से कंपेयर करते हैं। वह कहते हैं कि जैसे कार को 4 टायरों की जरूरत होती है, वैसे ही जिंदगी को भी 4 तरह के संतुलन की जरूरत होती है। यह 4 हिस्से हैं: आपका खुद का पर्सनल लाइफ, आपके रिश्ते, आपका काम या प्रोफेशन और समाज के लिए आपका कंट्रीब्यूशन। अगर इन चारों में से कोई एक भी टायर बहुत खराब है या बिल्कुल खाली है तो आपकी जिंदगी की कार सही से नहीं चलेगी। आप खींच खींच कर, झटके खाकर, डरते डरते आगे बढ़ेंगे। अगर 2 टायर ही खराब हो गए तो कार रुक भी सकती है। सबसे पहले वह पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ से उनका मतलब सिर्फ शरीर की सेहत नहीं है, बल्कि आपकी माइंड की हालत, आपकी इमोशंस, आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी वैल्यूज, आपकी नींद, आपका फूड, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ। किताब बार बार यह याद दिलाती है कि आप खुद अपने लिए प्रायोरिटी हैं। अगर आपका खुद का अंदरूनी सिस्टम खराब है तो आप किसी भी रिश्ते में आराम से नहीं रह सकते, न ही काम में लंबी रेस भाग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वह बताते हैं कि कैसे ईर्ष्या, गुस्सा, कंपैरिजन और लगातार शिकायत करने की आदत हमें अंदर से खा जाती है। इसीलिए माइंड मैनेजमेंट और भावनाओं को समझना, पर्सनल लाइफ को स्ट्रांग बनाना उनकी नजर में सबसे पहले आता है। फिर वह रिश्तों की बात करते हैं। रिश्ते सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं हैं, बल्कि माता पिता से रिश्ता, बच्चों से रिश्ता, कॉलीग्स से रिश्ता, दोस्तों से रिश्ता और खुद से रिश्ता भी। वह बार बार यही बात समझाते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद भी अगर आप घर आकर अकेले बैठकर दुखी हैं या आपके पास बात करने वाला कोई अपना नहीं है तो उस सक्सेस की चमक बहुत फीकी पड़ जाती है। हैरी की कहानी में भी दिखता है कि उसकी शादी टूटने की कगार पर है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को समय नहीं देता, उसकी बात नहीं सुनता और हर चीज में तर्क से जीतना चाहता है, फीलिंग से कनेक्ट नहीं होना चाहता। लेखक इस कहानी के साथ समझाते हैं कि ज्यादा बोलने से ज्यादा जरूरी है सही तरह से सुनना, ईगो से ज्यादा जरूरी है एम्पैथी, और हमेशा सही होने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना। तीसरा हिस्सा है काम और करियर। आज के समय में बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह अपने काम से जोड़ लेते हैं। जॉब, डेजिग्नेशन, सैलरी, प्रमोशन, ये सब मिलकर उन्हें लगता है कि यही उनकी वैल्यू है। किताब यह बात मानती है कि मेहनत, एम्बिशन और ग्रोथ बहुत जरूरी है, लेकिन वह चेतावनी भी देती है कि अगर काम आपकी पूरी जिंदगी पर इतना हावी हो जाए कि आपकी सेहत, आपकी नींद, आपका समय
और आपके रिश्ते सब कुर्बान होने लगें, तो यह ग्रोथ नहीं, धीरे धीरे गिरावट है। वह यह आइडिया रखते हैं कि काम को इबादत की तरह करें, लेकिन उसे भगवान मत बना दें कि बाकी सब उसके आगे बेकार लगे। चौथा हिस्सा है समाज के लिए कंट्रीब्यूशन। यह हिस्सा बहुत लोग पूरी तरह भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ लेने से नहीं आता, बल्कि देने से आता है। पैसा, शोहरत, सुविधाएं, ये सब अच्छा है, लेकिन जब तक आप किसी और की जिंदगी में थोड़ा सा भी उजाला नहीं फैलाते, आप अंदर से पूरी तरह भरे हुए महसूस नहीं कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ चैरिटी नहीं है। यह समय देना, किसी को ऑनेस्टली गाइड करना, अपनी स्किल्स से किसी की मदद करना, किसी गरीब की छोटी सी जरूरत पूरी कर देना, घर में बुजुर्गों को इज्जत से सुनना, यह सब भी कंट्रीब्यूशन है। इस तरह पूरी किताब की केंद्रीय थीम यह बनती है कि आपको इन चारों टायरों को एक साथ देखना सीखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ काम वाला टायर इतना फुला लें कि पर्सनल लाइफ, रिश्ते और कंट्रीब्यूशन वाले टायर बिल्कुल पिचक जाएं, या फिर आप सिर्फ पर्सनल कंफर्ट में इतने व्यस्त हो जाएं कि ना आप मेहनत करें, न किसी और के लिए कुछ करें। संतुलन का मतलब है सबके बीच सही जगह और सही समय बांटना। किताब का एक बड़ा विचार यह है कि खुशी और कंफर्ट दो अलग चीजें हैं। बहुत बार हम आराम को खुशी समझ बैठते हैं। अच्छी कार, अच्छा घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, यह सब कंफर्ट देते हैं, लेकिन हमेशा खुशी नहीं देते। खुशी अक्सर वहां से आती है जहां आप अपने वैल्यूज के साथ जीते हैं, रिश्तों में सच्चाई रखते हैं, खुद से पीस में रहते हैं और किसी न किसी तरह से दूसरों के काम आ पाते हैं। उधर कंफर्ट बाहर से आता है, खुशी अंदर से। लेखक का कहना है कि दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन अगर आप केवल कंफर्ट के पीछे भागेंगे तो बहुत लेट हो जाने पर समझ आएगा कि दिल अब भी खाली है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब में बार बार आती है वह है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार की भावना। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का 90% समय इसी में लगा देते हैं कि क्या नहीं है, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये कमी है, वो कमी है। तुलना और शिकायत हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है। लेखक सजेस्ट करते हैं कि अगर आप रोज थोड़े समय के लिए सिर्फ यह सोच लें कि आपके पास क्या क्या है, स्वास्थ्य, घर, परिवार, दिमाग, मौका, सीखने की क्षमता, तो आपके अंदर की कड़वाहट कम होने लगेगी। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं कि आप एम्बिशन छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है उसकी कदर करते हुए आगे और बेहतर की ओर काम करें। इससे मन की जलन घटती है और फोकस बढ़ता है। किताब में माइंड को एक नटखट बच्चे की तरह समझाया गया है। अगर आप उसे बिना गाइड के छोड़ दें तो वह हर शाइनी चीज के पीछे भागेगा, हर छोटी बात पर रोएगा, हर कंपैरिजन में खुद को गिरा चढ़ा कर देखिएगा। लेकिन अगर आप उसे प्यार से, मजबूती से और पेशेंस के साथ गाइड करें तो वही माइंड आपका सबसे बड़ा सहारा भी बन सकता है। लेखक प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं, जैसे सुबह थोड़ा समय शांत बैठना, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाना, दिन में खुद से 2-3 बार यह पूछना कि अभी मैं किस थॉट को खिला रहा हूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और दिन के अंत में यह देखना कि आज मैंने क्या अच्छा सीखा या किया। रिश्तों के मामले में किताब काफी सीधी बात करती है। वह बताती है कि किसी भी रिश्ते एक को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और समय। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ सामने वाले की एज या स्टेटस का नहीं, उसकी इमोशंस का रिस्पेक्ट भी है। और समय का मतलब यह है कि आप सच में उससे जुड़ने के लिए अपना माइंड और हार्ट दोनों लेकर उसके पास बैठें, सिर्फ बॉडी से नहीं। हैरी की कहानी में वह अपनी पत्नी से बात करते हुए सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का मोड ऑन रखता है, सुनने और समझने का मोड ऑफ रहता है। नतीजा यह होता है कि उसकी वाइफ खुद को अकेला और अनहर्ड महसूस करती है और झगड़े बढ़ते जाते हैं। साधु उसे सिखाते हैं कि कभी कभी इंसान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ कंपनी और अंडरस्टैंडिंग चाहता है। किताब ईगो के बारे में भी साफ बात करती है। बहुत बार रिश्ता इसलिए नहीं टूटता क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि छोटी गलती मानने का ईगो हमें अलाउ नहीं करता। मैं क्यों माफी मांगूं?
गलती उसकी ज्यादा है, पहले वो बदले। ये सारी बातें हमें अंदर से स्ट्रांग नहीं बल्कि रिजिड बनाती हैं। लेखक सुझाते हैं कि अगर रिश्ता वैल्यू रखता है तो सही कौन है से ज्यादा जरूरी है रिश्ता कैसे बचे। वह यह नहीं कहते कि हमेशा आप ही झुकें, लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि झुकना कोई हार नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है। काम और करियर पर आते हुए किताब बहुत प्रैक्टिकल रहती है। वह यह मानती है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां कंपटीशन बहुत तेज है, टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, बॉसेस हैं, प्रेशर है। ऐसे में शांत रहो, खुश रहो, बोल देना आसान है, करना मुश्किल। इसीलिए वह 2-3 अहम बातों पर जोर देते हैं। पहली यह कि काम को सिर्फ सैलरी का जरिया न माने, उसे सीखने और ग्रो करने का मौका भी माने। जब आप काम को सिर्फ मजबूरी की नजर से देखते हैं तो हर मुश्किल टॉर्चर लगती है, लेकिन जब आप उसे ग्रोथ की नजर से देखते हैं तो वही मुश्किल चैलेंज बन सकती है। दूसरी बात यह है कि अपने वैल्यूज को काम के चक्कर में मत बेचें। अगर गलत तरीके से पैसा कमाएं, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ें, तो बाहर से सक्सेसफुल दिखने के बावजूद अंदर से गिल्ट और डर बना रहेगा। लेखक खुद एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों से मिलते हैं जो बाहर से सब कुछ होने पर भी अंदर से डरते हैं कि कहीं उनकी गलतियां सामने ना आ जाएं। वह यह बताते हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट उसी काम से आता है जिसमें ईमानदारी, एथिक्स और सिंसेरिटी हो। तीसरी बात यह कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ समय बांटने का खेल नहीं है, बल्कि एनर्जी और प्रेजेंस का खेल भी है। हो सकता है आप घर पर हों लेकिन दिमाग पूरी तरह ऑफिस में हो, या आप ऑफिस में हो लेकिन माइंड सिर्फ घर की टेंशन में फंसा हो। इस हालत में ना आप घर में पूरे होते हैं ना ऑफिस में। किताब यह सुझाव देती है कि आप जहां हों वहां पूरी तरह प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। घर से निकलने से पहले कुछ मिनट अपने परिवार को सच में दें, सिर्फ जल्दी जल्दी नहीं। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले प्रायोरिटीज क्लियर करें, रैंडम डिस्ट्रैक्शन से बचें। घर लौटते वक्त अपने माइंड को सिग्नल दें कि अब काम का चैप्टर धीरे धीरे बंद हो रहा है और फैमिली टाइम शुरू हो रहा है। पर्पस की बात किताब के आखिरी हिस्सों में ज्यादा गहराई से आती है। बहुत से लोग उम्र के किसी मोड़ पर आकर यह पूछते हैं, आखिर मैं कर क्या रहा हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? अक्सर यह सवाल तब उठता है जब बेसिक कंफर्ट्स मिल जाते हैं। लेखक बताते हैं कि पर्पस का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक मिशन नहीं होता। पर्पस का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे किसी हायर इंटेंशन से जोड़ सकें। जैसे आप टीचर हैं तो पर्पस यह हो सकता है कि बच्चों की जिंदगी में सच में रोशनी लानी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका पर्पस सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि लोगों की सफरिंग कम करना हो सकता है। आप घर पर काम संभालते हैं तो आपका पर्पस एक ऐसा घर बनाना हो सकता है जहां सबको प्यार और सपोर्ट महसूस हो। किताब स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से पर्पस को जोड़ती है। लेखक खुद एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, इसीलिए वह भगवान, आत्मा, जन्म मरण जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी छूते हैं, लेकिन ज्यादातर बातें वो ऐसे ढंग से रखते हैं कि अगर आप बहुत रिलीजियस न भी हों तब भी आप उनसे जुड़ सकें। वह कहते हैं कि अगर हम खुद को सिर्फ शरीर और दिमाग मानकर जीते रहेंगे तो हम बहुत आसानी से चीजों, सिचुएशंस और दूसरों के बिहेवियर से हिल जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को एक हायर बीइंग, एक सोल की तरह देखना सीख लें जो सीखने, देने और ग्रो करने आई है, तो समस्याएं भी थोड़ी अलग नजर से दिखने लगती हैं। दैनिक स्तर पर इस किताब के आइडियाज को लागू करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप जेन्युइनली तैयार हों। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं। आप किताब से यह सीख सकते हैं कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते भागते अपनी मेंटल हेल्थ और रिश्तों को मत खो दें। आप अपने दिन में 10 से 15 मिनट ऐसी एक्टिविटी रख सकते हैं जो सिर्फ मन को शांत करे, जैसे हल्का मेडिटेशन, वॉक या डायरी लिखना। आप कंपैरिजन कम करके ग्रैटिट्यूड बढ़ा सकते हैं। मेरे पास पढ़ने का मौका है, बुक्स हैं, टीचर्स हैं, और साथ ही अपना बेस्ट देने पर फोकस कर सकते हैं, न कि हर हाल में दूसरे से आगे निकलने पर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं
तो आप अपने हफ्ते में एक बार 4 टायर चेक कर सकते हैं। खुद से पूछें, पर्सनल लाइफ कैसा है? मैं सो ठीक से रहा हूं या नहीं? शरीर और माइंड की हालत कैसी है? रिश्ते कैसे हैं? किसी से बेकार का ईगो तो नहीं लगा रखा? काम में मैं सिर्फ रोबोट की तरह काम कर रहा हूं या सीख भी रहा हूं? समाज के लिए मैंने पिछले हफ्ते क्या किया? शायद कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस, कोई जेन्युइन हेल्प, कोई ऑनेस्ट गाइडेंस, कुछ भी। इस तरह रेगुलरली समीक्षा करने से आप पटरी से पूरी तरह उतरने से पहले ही अपनी डायरेक्शन सुधार सकते हैं। अगर आप होम मेकर हैं तो किताब का मैसेज आपके लिए भी प्रासंगिक है। अक्सर घर संभालने वाला इंसान खुद को सबसे आखिर में रखता है। वह सबके लिए सोचता है, लेकिन अपने लिए नहीं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आप खुद इमोशनली और फिजिकली थके हुए रहेंगे तो आप किसी के लिए भी लंबे समय तक एंकर नहीं बन पाएंगे। आप अपनी दिनचर्या में थोड़ी मेरे लिए जगह बना सकते हैं। थोड़ी पढ़ाई, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, थोड़ी वॉक या कुछ ऐसा जो आपको भीतर से भर दे। रिश्तों में भी आप यह देख सकते हैं कि कहीं आप सिर्फ देने देने में ही फंसकर कटु तो नहीं हो गए। वहां ऑनेस्ट कम्युनिकेशन भी जरूरी है। अगर आप उम्र दराज हैं या रिटायर्ड हैं तो कंट्रीब्यूशन और पर्पस वाला हिस्सा आपके लिए खास मायने रखता है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद बेकार या खाली महसूस करते हैं क्योंकि उनका आइडेंटिटी सालों से सिर्फ काम से जुड़ा था। किताब यह सोच बदलने की कोशिश करती है। वह बताती है कि अनुभव खुद में बहुत बड़ा धन है जिसे आप यंगर जनरेशन के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने समय और विजडम से समाज, फैमिली और कम्युनिटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। इससे आपको भी सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस और बिलोंगिंग महसूस होगा। किताब यह भी मानती है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। वह पेशेंस पर जोर देती है। जैसे कार चलाते समय अगर रास्ता थोड़ा बिगड़ा हो तो आप स्पीड कम करते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं, लेकिन कार को बीच रास्ते छोड़कर भाग नहीं जाते। वैसे ही जब लाइफ में मुश्किल आती है तो पैनिक और भागने के बजाय थोड़ा रुकना, सोचना और शांत रहकर अगला कदम चुनना जरूरी है। वह कहते हैं कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, शेप देने आती हैं, अगर हम उनसे सीखने को तैयार हों। एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज यह भी है कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना दिखे, अंदर से किसी न किसी लेवल पर स्ट्रगल कर रहा होता है। इसीलिए अपने आप को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान मानने की जरूरत नहीं। न अपनी समस्याओं को छोटा करके इग्नोर करें, न उन्हें इतना बड़ा बना दें कि आप खुद को पावरलेस महसूस करें। मदद लेना, बात करना, गाइडेंस ढूंढना, यह सब कमजोरी नहीं बल्कि मैच्योरिटी है। किताब खुद को उसी तरह की दोस्ताना मदद के रूप में पेश करती है। अब अगर हम देखें कि यह किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है तो जवाब लगभग यही है। हर उम्र के लिए, लेकिन खास तौर पर उनके लिए जो बाहर की दौड़ में थोड़ा थक गए हैं और अंदर की शांति की तलाश में हैं। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, न्यूली मैरिड कपल्स, मिडिल एज लोग जो मिड लाइफ क्राइसिस महसूस कर रहे हैं, और इवन वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी पर निकलना चाहते हैं लेकिन बहुत हैवी भाषा या कठोर नियमों से डरते हैं। इन सब के लिए किताब एक सहज एंट्री पॉइंट बन सकती है। जहां तक किताब की सीमाओं या सावधानियों की बात है, वहां भी ईमानदार रहना जरूरी है। यह किताब बहुत सिंपल, हल्की और बातचीत वाली भाषा में लिखी गई है। इसका फायदा यह है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है, लेकिन कुछ लोग जो बहुत डीप साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, उन्हें लगेगा कि यह किताब थोड़ी सतही है या रिसर्च बेस्ड नहीं है। इसमें मॉडर्न साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरी, डेटा या एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिलेंगी जी। ये ज्यादा एक स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल विजडम का मिक्स है। दूसरी बात यह कि लेखक खुद भारतीय स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए किताब में भगवान, कर्म, भक्ति और आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र है। ज्यादातर जगहों पर यह बातें काफी यूनिवर्सल अंदाज में कही गई हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह एथियस्टिक या रिलीजन से एलर्जिक हो तो उसे कुछ हिस्से थोड़े अनकंफर्टेबल लग सकते हैं। फिर भी भाषा इतनी हल्की और दोस्ताना है कि अगर आप थोड़ी ओपननेस से पढ़ें तो आप इन आइडियाज से लाभ उठा सकते हैं। भले ही आप
हर फिलोसॉफिकल पॉइंट से सहमत ना हो। तीसरी सीमा यह हो सकती है कि किताब में एग्जाम्पल्स अक्सर अर्बन मिडिल या अपर मिडिल क्लास कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, जैसे बड़ी कंपनीज, कार्स, सिटी लाइफ वगैरह। अगर कोई बहुत अलग सोशल बैकग्राउंड से आता है तो उसे कुछ उदाहरण अपने जीवन से कुछ दूर लग सकते हैं। फिर भी जो मूल भावनाएं हैं, डर, ईर्ष्या, कंपैरिजन, अकेलापन, मीनिंग की तलाश, ये हर वर्ग के लोगों में समान होती है, इसीलिए आइडियाज फिर भी उपयोगी रहते हैं। इसके अलावा किताब कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देती। वह खुद यह दावा नहीं करती कि आप सिर्फ यह किताब पढ़ लें और आपकी सारी प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। वह सिर्फ यह प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपने जीवन को ईमानदारी से देखें, छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम चुनें और खुद पर कंसिस्टेंट काम करें। अगर कोई इंसान सिर्फ पढ़कर तुरंत चमत्कार की उम्मीद रखे तो उसे निराशा हो सकती है। यह किताब दिशा देती है, चलना आपको ही पड़ता है। अब अगर इस पूरे सार को समेटें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जिंदगी एक कार की तरह है जिसके 4 टायर हैं। खुद के साथ रिश्ता, दूसरों के साथ रिश्ते, कामकाज और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन। इन चारों टायरों को रेगुलरली चेक करना और संतुलित रखना ही समझदारी है। खुशी सिर्फ बाहर के कंफर्ट से नहीं, भीतर की शांति, ग्रैटिट्यूड, मीनिंगफुल काम और अच्छे रिश्तों से आती है। माइंड को मैनेज करना, नेगेटिविटी को पहचान कर हैंडल करना और ग्रेच्युटी और पर्पज की तरफ माइंड को मोड़ना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। रिश्तों में कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, ईगो को सॉफ्टन करना और जेन्युइनली दूसरे को समझने की कोशिश करना रिश्तों को गहरा और सुरक्षित बनाता है। काम में इथिक्स, ग्रोथ माइंडसेट और प्रेजेंस से न सिर्फ करियर अच्छा चलता है बल्कि आप अंदर से भी संतुष्ट महसूस करते हैं। समाज के लिए छोटी छोटी सर्विसेज और किंडनेस से आप खुद को बड़ा और कनेक्टेड महसूस करते हैं। आखिर में यह किताब यही सिखाती है कि जिंदगी कोई सिर्फ दौड़ नहीं, एक यात्रा है। इस यात्रा में आप जितना ज्यादा कॉन्शियसली, ग्रेटफुली और बैलेंस के साथ चल पाएंगे, उतना ही कम पछतावा और ज्यादा संतोष लेकर अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे। छोटे छोटे बदलावों से बड़ा फर्क पड़ता है। आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। शायद सिर्फ इतना कि रात को सोने से पहले आज के दिन की 3 अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहें, किसी एक इंसान की बात पूरे ध्यान से सुनें और अपने गोल्स को सिर्फ अपने लिए नहीं, थोड़े दूसरों की भलाई से भी जोड़कर देखें। यही इस किताब का मूल संदेश है। जिंदगी की अमेजिंग सीक्रेट्स कोई बहुत दूर की चीज नहीं है। वे आपके रोजमर्रा के डिसीजंस, आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपके वैल्यूज के अंदर ही छिपे हैं। बस आपको थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी हिम्मत और थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें देखने और जीने की जरूरत है।